हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम पढ़ेंगे कस्टम्स के अंदर वैल्यूएशन चैप्टर। देखिए, वैल्यूएशन क्या होता है, जब भी हम बाहर से फॉरेन कंट्री से कोई भी अपना माल मंगवाते हैं तो उस पर कितना हमारा रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। ठीक है, एक यहाँ से हम समझते हैं हमारा इंडिया में कोई भी माल आया, हमारा कितना रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, कितना हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा। मतलब रुपीज़ के लिए जो डॉलर का जो प्राइस है वो हमारा कितने किस रेट पे लगेगा, हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा, तो ये और कितनी रेट पे लगेगा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर एक्सपोर्टर ने बोला है कि भैया मैं 100 रुपये का माल भेज रहा हूँ। एक क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटीज़ होंगी, 1000 2000 क्वांटिटीज़ होंगी, 10,000 क्वांटिटीज़ होंगी, एक 100 रुपये का बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हो सकता है आने का भाड़ा लगे। ठीक है, हो सकता है हम उस पर कुछ इंस्पेक्शन या कुछ करवा रहे हों। ठीक है, तो कितना खर्चा उस पर लगेगा, तो ये सब हमें कैलकुलेट करना होता है। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। मतलब कस्टम्स के अंदर हमें वैल्यूएशन कैसे करना है। उससे पहले हम समझ लेते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। मैं इसको शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं आप भी बना सकते हैं साथ के साथ। क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। बड़े क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में, वो मेरी गारंटी है। आप अच्छे से चैप्टर समझते चलिए और क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे डाउट सेक्शन में पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज। देखो, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लगेगा, मतलब जब हमारा ये इंडिया में आया गुड, तो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लगेगा। और ये डॉलर का रेट, रुपीज़ का रेट, ये कौन सी डेट का लगेगा। तो पहली बिल ऑफ एंट्री जब आप फाइल करते हैं, ठीक है, ये क्रक्स है, पहली बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करते हैं उस दिन का आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। रेट ऑफ ड्यूटी मतलब आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने लगेगी, किस रेट पे लगेगी, तो वो ताज़ा लेनी है। ये मेरे सर ने पढ़ाया था, ताज़ा मतलब ताज़ा बिल ऑफ एंट्री। अच्छा, हम केसेस देख लेते हैं। जैसे मान लो डायरेक्ट क्लियर किया है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कस्टम्स में क्या होता है, या तो गुड हमारा सीधा हम होम कंजम्पशन के लिए ले लेते हैं, या हो सकता है हम पहले वेयर हाउस में जमा करवाएं और फिर होम कंजम्पशन करवाएं। यही दो केसेस होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट क्लियर करवा रहे हो होम कंजम्पशन, उसे वाइट रूट बोलते हैं, तो बिल ऑफ एंट्री की डेट ले लेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए। देखिए, पहली बिल ऑफ एंट्री, या फिर वेयर हाउस गुड्स से जब वो भी बिल ऑफ एंट्री, मतलब पहली बिल ऑफ एंट्री जिस दिन भी फाइल हुई ना, चाहे आप होम कंजम्पशन के लिए करवा रहे हैं या वेयर हाउस से घर के लिए ले जा रहे हैं तब बिल ऑफ एंट्री फाइल करवा रहे हैं, तो पहली बिल ऑफ एंट्री जब भी फाइल करवाई है वो डेट लेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ये याद रख लो, पहली बिल ऑफ एंट्री। रेट ऑफ ड्यूटी कब लेंगे भैया, पहले रेट हो सकता है 10% हो, आज 20% हो गया, तो भैया कौन सी रेट लें। पहले 20% था, अब 10% हो गया, गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो कौन सी रेट लें। तो ताज़ा, ताज़ा मतलब अभी की रेट, मतलब जो सबसे अभी की है। जैसे मैं आपको बताता हूँ केस, वाइट के थ्रू हमने करा था, मतलब सीधा होम कंजम्पशन किया था हमने गुड्स का, डायरेक्ट क्लियरेंस करवाया था। तो रेट क्या लिया हमने रेट ऑफ ड्यूटी की, बिल ऑफ एंट्री या फिर एंट्री इनवर्ड ऑफ वेसल और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और द व्हीकल, जो भी आया है, मतलब जो भी एंट्री इनवर्ड डेट है या फिर बिल ऑफ एंट्री है, विच एवर इज लेटर, ये लेटर का सिंबल मैंने बनाया है, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में होगा, तो ताज़ा रेट लेनी है। ठीक है, एंट्री इनवर्ड या फिर बिल ऑफ एंट्री, तो जो भी बिल ऑफ एंट्री जिस दिन भी आपने फाइल की है उसका भी सबसे लेटेस्ट डेट जो होगी। ठीक है, इन दोनों का विच एवर इज लेटर लेना है। वेयर हाउस से अगर आपने सीधा होम कंजम्पशन करवाया है, मतलब ये दूसरा रूट है आपका, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी बिल ऑफ एंट्री लेनी है। मतलब आपके जो सबसे लेटेस्ट डेट है बिल ऑफ एंट्री की वो लेनी है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसे करेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा एक बड़ा सा वैल्यूएशन निकालने का, उसमें दे देगा रेट ऑफ एक्सचेंज दे देगा आपको, ठीक है, और रेट ऑफ ड्यूटी दे देगा, दो दे देगा। एक देगा इसकी एंट्री इनवर्ड की, एक देगा बिल ऑफ एंट्री की। ठीक है, दोनों ध्यान से सुनना, दो डेट देगा, एक तो एंट्री इनवर्ड की दोनों डेट देगा, इसकी भी और इसकी भी, और बिल ऑफ एंट्री की भी दो डेट देगा, इसकी भी और इसकी भी। तो आपको कौन सी लेनी है, देखो रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए तो आपको बिल ऑफ एंट्री की डेट लेनी है, उसके लिए तो पहली बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल हुई वो वाली डेट लेनी है, सीधा उस पर टिक कर देना। और रेट ऑफ ड्यूटी के लिए आपको इन दोनों में से सबसे जो लेटेस्ट डेट है वो लेनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक दो क्वेश्चन में करोगे ये चीज़, देखोगे ताज़ा और पहली बिल ऑफ एंट्री समझ जाओगे, फिर पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब मुझे इस पॉइंट के लिए तो पेपर में कभी दिक्कत नहीं आई, ये मेरा पॉइंट बहुत स्ट्रांग था।
आई होप आपका भी स्ट्रांग हो जाएगा। पिल्फरेज गुड्स के लिए डेट ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट डेट देखी जाती है और स्मगल गुड्स के लिए डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी देखी जाती है। ये पेपर में पूछा नहीं जाता लेकिन मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा कैसे फाइंड करते हैं एसेसेबल वैल्यू को, वो आप एक बार इसमें से पढ़ लेना। इसके बाद ये सेक्शन रूल 12 भी एक बार पढ़ लेना। और मैं एक बात बता दूं, केस ऑफ एक्सपोर्ट के केस में मैंने एक्स्ट्रा नोट्स में लिख रखा है कब रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल, और रेट ऑफ ड्यूटी ली जाती है एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये लिख लेना अपने उसमें नोट्स में। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेपर में आ जाए। तो यही जो मैं पिछला जो टॉपिक चल रहा था ये ऑफिसर से रिलेटेड, ये वाला एक बार देख लेना, ठीक है। ये एक बार देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, मतलब पता होना चाहिए तो एक बार रीड कर लेना। इसके बाद है ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब देखो जो हम भी क्वेश्चन जो भी करेंगे उसमें आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जितना भी आपने प्राइस एक्चुअली पे कर दिया या फिर आपको पे करना रहेगा वो टू द सेलर और ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, मतलब सेलर को, मतलब ये समझ जाओ कि जितना भी पैसा आप एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री का एक्सपोर्टर, हमारे लिए तो वो हम इम्पोर्टर हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कौन है, इम्पोर्टर, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जो यूएसए में है वो यहाँ पर बंदा है, वो है एक्सपोर्टर, क्योंकि अपनी कंट्री के लिए तो वो एक्सपोर्टर है, हम अपनी कंट्री के लिए इम्पोर्टर है। तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ इन टर्म्स को, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो जो भी हमने सेलर को, मतलब जो एक्सपोर्टर है उसको पैसे पे किए हैं, वो जितने पे किए हैं या जितने हमें पे करने हैं वो ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाएगा। उसके अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, यूएस से शिप आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेगी और आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी लगेगी शिप की, क्योंकि बड़े बड़े शिप होते हैं, इनका इंश्योरेंस होता है, तो वो दोनों कॉस्ट लगेंगी, वो आपको पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इसको नोट कर लें। कॉस्ट ऑफ कमीशन, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, ये इंक्लूड हो जाएंगी। इसके अलावा अपोर्शन कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट कंसिडरेशन या फिर रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी है, या सब्सिक्वेंट आउटफ्लोज हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपने पे किए हैं एक्सपोर्टर को वो सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या इंक्लूड करनी है, क्या क्या हटानी है, तो देखिए ध्यान से। देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू में कमीशन और ब्रोकरेज का पॉइंट बता रहा हूँ पहले। ये मतलब जो मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन की छोटी छोटी एडजस्टमेंट क्लियर कर देगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुनना। कमीशन एंड ब्रोकरेज जो भी है, आप जो भी एक्सपोर्टर को पे कर रहे हो उसमें इंक्लूड करोगे एक्सपोर्टर के एजेंट की कमीशन। मतलब यहाँ पर यूएस में कोई भी एजेंट है, देखो अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सब कुछ छोड़ो, ये हमारी शिप है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैंने शिप अच्छी बनाई है, ठीक है, इसको कोई कुछ कहेगा नहीं, बहुत अच्छी शिप है ये, टाइटैनिक है ये मेरी। तो यूएस से ये टाइटैनिक जा रही थी यहाँ पर हमारे इंडिया में, ये डूबी नहीं वैसे, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा माल है। देखो यहाँ तक का सारा खर्चा इसने बनाया, इसको, इसमें गुड्स बनाए, इसमें बहुत कुछ किया, इसके अलावा यहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस लगा, इसके अलावा जितने भी खर्चे लगे यहाँ तक, बस यहाँ तक, पोर्ट तक, कहाँ तक, पोर्ट तक, उन सारे कॉस्ट को हम अपनी इसमें एसेसेबल वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, या मैं बोलूँ ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हम अपने निकाल रहे हैं, उसमें इंक्लूड करना है। कहाँ तक, पोर्ट तक के खर्चे। पोर्ट के बाद के जो भी मेरे खुद के खर्चे हैं वो हमारा कस्टम ड्यूटी के पार्ट नहीं बनेंगे। सुन समझ आ गया, और इजी भी है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अरे एक बात बताओ यार, कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगी? वो सारे खर्चों पे, वो सारे गुड्स के मटेरियल पे लगेगी ना जो इंडिया तक पहुंचने पर है। भैया देखो, इंडिया से पहले जो भी खर्चे लगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बाकी अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल के चार्जेस जो भी हैं, तो भैया वही तो इंडिया में आ रहे हैं, वही तो इंपोर्ट हो रहे हैं। अब इंडिया में आने के बाद यहाँ पर वेयर हाउस में रखे आपने, डीमरेज चार्जेस यहाँ इंडिया में दिए, या फिर आपने यहाँ पर कोई मतलब टेस्ट करवाया इस पे, या यहाँ जो भी खर्चे कर रहे हो, यहाँ फ्रेट लगा रहे हो, यहाँ अपने कंपनी तक ले गए, फ्रेट लगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, तो इसका खर्चा थोड़ी
थोड़ी ना आप इंक्लूड करोगे, ये इंपोर्ट थोड़ी ना है आपका भैया। हम अपना जब इंपोर्ट ड्यूटी निकालते हैं एसेसेबल वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, तो वो तो यहाँ तक के ही तो खर्चे माने जाएंगे। इसको भी पता नहीं लोग क्यों रटते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। तो सिंपल चीज़ थी, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये शिप आ रहा है, शिप आ रहा है, शिप आ रहा है, तो कोई भी कमीशन आपने पे करी है एक्सपोर्टर एजेंट को, भैया देखो एक्सपोर्टर एजेंट कहाँ पर होगा, यहीं होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ भी हो एक्सपोर्टर एजेंट, एक्सपोर्टर एजेंट कहाँ होगा ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन है किसका, एक्सपोर्टर का एजेंट है वो, ठीक है। एक्सपोर्टर का जो भी एजेंट है उसको आप जो भी पैसे दोगे कमीशन और ब्रोकरेज की, वो इंक्लूड होगी। कोई लोकल एजेंट को दे रहे हो और कमीशन पेबल टू इंडिया, मतलब किसी भी लोकल एजेंट को दे रहे हो लेकिन कमीशन इंडिया में पेबल हो रही है, वो भी ऐड होगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो लोकल एजेंट को लेकिन दे रहे हो ना, तो मैं एक मिनट, इसका पॉइंट है ना, याद रखना, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कुछ, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन क्या क्या एक्सक्लूड होगा, ओन एजेंट की कमीशन, मेरा खुद का एजेंट की कमीशन, देखो लोकल एजेंट अलग है, मैं अलग से एक एजेंट ले रहा हूँ, लेकिन खुद का एजेंट इंक्लूड होगा, बाइंग कमीशन सॉरी एक्सक्लूड होगा, और बाइंग कमीशन भी एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है, जो भी हमने इंपोर्टर को दी है, बाइंग कमीशन भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा अच्छा, ये वाले पॉइंट कई लोग पूछते हैं, लोकल एजेंट जो है ये तो मतलब लोकल एजेंट को जो दे रहे हैं उसका क्या, देखो 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 देखो, जो इंडिया में एजेंट है वो इंस्पेक्शन कर रहा है, कमीशन हम उसको दे रहे हैं, तो वो तो खुद का एजेंट हो गया, वो तो एक्सक्लूड हो गया। कोई लोकल एजेंट है, फॉरेन गया, वहाँ पर गुड्स को इंस्पेक्ट किया, या फिर शिप में गया, उसको इंस्पेक्ट किया, हमने उसे कमीशन दी, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये वो वाला लोकल एजेंट है। क्वेश्चन में बस लोकल एजेंट दे रखा होगा और कुछ नहीं दे रखा होगा, खुद का एजेंट लिखा है या बाइंग कमीशन लिखा है, बाइंग कमीशन आपको वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये एक्सक्लूड हो जाता है। इसके अलावा कंटेनर और पैकेजिंग है, ये बहुत पेपर में आती नहीं है, फिर भी पढ़ा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, अगर रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है, मैं नहीं देने वाला उसको वापस, तो भैया इंक्लूड कर देंगे, जैसे ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है, वो तो रिटर्नेबल नहीं होता, लेकिन कोई रिटर्नेबल है, जैसे कोई मेटल आया था उसके बॉक्सेस वापस जा रहे हैं, तो वो एक्सक्लूड कर देंगे उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग है, वन टाइम यूजेबल होती है, पहली बार पैकेजिंग, जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस होते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, तो वो तो भैया पहली बार पैकिंग आ रही है तो भाई वो तो इंक्लूड ही होगी, क्योंकि वो तो वापस नहीं जाएगी, पैकिंग ही तो है, छोटी मोटी पैकिंग थोड़ी ना वापस जाती है, वो तो बड़े बड़े डब्बे होते हैं मेटल के, वो जाते हैं वापस, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना मैं सिखा रहा हूँ, देखो ऐसा होता है, पहले एक्सपोर्टर अपने प्रेमाइसिस में गुड को बनाता है, ठीक है, उसने गुड को बना लिया, यहाँ से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो ट्रक में जा रहा है और पोर्ट पे गया, यहाँ भी एक कॉस्ट लगेगी, ठीक है, फ्रेट की। फिर हमारे यहाँ पर चढ़ाने के भी पैसे लगेंगे, उसे बोलते हैं पोर्ट ड्यूज, चढ़ाने के पैसे, लाने के पैसे, यहाँ गोल गोल घूमने के पैसे, हो सकता है यहाँ भी वेयर हाउसिंग करवाई हो, तो जो भी है वो पोर्ट ड्यूज हो गए। फिर हमारा जो भी यहाँ तक का खर्चे होते हैं चढ़ाने तक के, उसे बोलते हैं एफओबी, ठीक है। एफओबी के बाद लगता है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद इसमें इंक्लूड होते हैं क्या क्या, एक तो होता है वेटिंग चार्जेस, हो सकता है इस शिप ने हमारे इंडिया में पोर्ट में से आने से पहले यहाँ पानी में वेट किया हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी शिप्स खड़ी होती हैं पोर्ट में, बारी बारी नंबर आता है, तो वेटिंग चार्जेस भी इंक्लूड होंगे, शिप डीमरेज चार्जेस भी इंक्लूड होंगे, बोट चार्जेस भी इंक्लूड होंगे, बार्ज लाइटर भी इंक्लूड होगा। अच्छा, बार्ज लाइटर क्या होता है, बड़ी शिप होती है, मदर वेसल, बहुत बड़ा वेसल होता है, वो इंडिया में पोर्ट में नहीं आ सकता, तो उधर से छोटी छोटी बोट्स में हम लाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बार्ज लाइटर, इसे या फिर लाइटरेज चार्जेस भी उसे बोलते हैं, तो ये सारे इंक्लूड होंगे, तो इससे बनता है हमारा CIF, ठीक है। तो ये होती है हमारी एसेसेबल वैल्यू, जिस पे हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ मेरे सर ने एक बात लिखवाई थी, पोर्ट तक के खर्चे छोड़ूंगा नहीं, उसके बाद के छेड़ूंगा नहीं, मतलब पोर्ट तक के खर्चे सारे ऐड कर देंगे और उसके बाद हम नहीं छेड़ेंगे। जैसे पोर्ट में कोई डीमरेज चार्जेस हो गए, देखो इसके शिप के डीमरेज चार्जेस ऐड हो जाएंगे। पहली बार डीमरेज चार्जेस शिप के होते हैं, एयर में हुए तो वो ऐड नहीं होते, बस शिप डीमरेज चार्जेस ऐड होते हैं, यहाँ लिख लेना, ठीक है। कोई पोर्ट में डीमरेज चार्जेस हुए तो भैया हम नहीं देंगे, पोर्ट ड्यूज हुए वो हम नहीं देंगे, ठीक है, वो हमारे इंक्लूड नहीं होंगे, वो अलग है। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, इसमें मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला है किस चीज़ से आया, तीन चीज़ों से आ सकता है आपका, एयर से आ सकता है, वेसल से आ सकता है,
या फिर आपका जो शिप है, सॉरी व्हीकल किससे आ सकता है, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, व्हीकल है VEHICL, ठीक है, व्हीकल से आ सकता है। अब इन 3 रास्तों से आ सकता है। देखो जो क्वेश्चन आएगा ना आपका पेपर में, व्हीकल से तो मैं बताऊँ नहीं आएगा, वेसल से आएगा, बहुत इजी होता है। एयर से ज़्यादा आने के चांसेस है क्योंकि इसका मुश्किल क्वेश्चन बनता है, बच्चों को यहीं कन्फ्यूज़न होती है। तो पहले है ना मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ कि ये होता कैसा है। देखो होता क्या है, FOB वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम प्रीमिसेस टू ओरिजिनल पोर्ट, जो भी उसके ट्रक के चार्जेस लगे थे एक्सपोर्टर के, मैंने आपको बताया था पोर्ट तक के पहुंचाने के उसके, प्लस पोर्ट ड्यूज और जो भी उसके पोर्ट के खर्चे हैं सारे मिला के FOB होते हैं। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि यहाँ तक के खर्चे, मतलब ये अपने, मैंने कहाँ बताया था आपको, अरे ये तो रे ऊपर ही तो बताया था, ये रे कि एक्सपोर्टर प्रीमिसेस से यहाँ तक के खर्चे सारे के सारे ये पोर्ट वो FOB हो गए, FOB आ गया। इसके बाद हमारा ऐड हो जाता है कमीशन कोई पे किया, तो कमीशन कोई पे किया एक्सपोर्टर को तो यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर कमीशन तुम लोकल एजेंट को पे कर रहे हो मतलब इंडिया वाले को, तो वो नीचे ऐड होता है, मैं बताऊँगा कब। तो ऐड हो जाता है यहाँ पर, फिर वो निकल जाता है एडजस्टेड FOB निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट होती है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है ना, देखो शिप के केस में तो वो आ जाएगा एक्चुअल जो भी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आपके फ्रेट के खर्चे हैं जो रास्ते में लग रहे हैं, ये वाले कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपने एक्चुअली जो पे की हैं तो एक्चुअल आ जाएंगे। लेकिन जो एयर के केस, देखो शिप के केस में तो एक्चुअल आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एयर के केस में ना बस 20% ऑफ एडजस्टेड, ये जो एडजस्टेड हमारी FOB निकली थी कमीशन को ऐड करके, बस 20% ऑफ दिस ही आएंगे, ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पता आपको कि क्या है, तो 20% ऑफ एडजस्टेड FOB ले लोगे, ठीक है। देखो मैं दोनों केसेस में बता देता हूँ, शिप के केस में और एयर के केस में। अगर शिप का केस है तो शिप के केस में अगर दे रखे हैं तो डायरेक्ट आ जाएंगे, नहीं दे रखे तो 20% ऑफ द एडजस्टेड FOB आ जाएंगे, ठीक है। एयर के केस में दे रखे हो तो एक्चुअल आ जाएंगे, नहीं दे रखे हो तो 20% आ जाएंगे, दे रखे हो एक्चुअल आ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल भी कब तक आएंगे, बस 20% तक आएंगे। मतलब शिप के एयर के केस में 20% की लिमिट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो भी आपका एडजस्टेड FOB का आएगा। एक्चुअल है तो दे रखा है तो लिख दो, वरना नहीं पता तो 1.125%, ठीक है, ऑफ एडजस्टेड FOB यहाँ पर आ जाएगा। चाहे एयर का केस हो चाहे शिप का केस हो, दोनों केसेस में आपका एक्चुअल ही आएगा। लेकिन नहीं दे रखा तो 1.125% आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के केस में क्या था, मुझे दोबारा याद दिलवाओ। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के केस में 20% तक की लिमिट है, एयर के केस में बस एक्चुअल आएगा, एक्चुअल दे रखा है एक्चुअल आएगा, लेकिन एक्चुअल की भी 20% तक की लिमिट है, नहीं दे रखा तो 20% लोगे। वेसल के केस में दे रखा है तो ले लो, नहीं दे रखा तो 20% ले लो, ठीक है, बस डन। बस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के केस में, शिप एयर के केस में 20% तक आता है एक्चुअल वाला, बस इतना सिंपल था। अब इसको अच्छे से कर लेना। अच्छा, अगर कमीशन आपने लोकल एजेंट को दे रखी है रुपीज़ में, तो यहाँ पर हम नीचे ऐड कर देंगे ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के भी बाद, और रुपीज़ में ऐड करेंगे। मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के बाद जो भी टोटल आ रहा होगा ना, उसको रुपीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इस रुपीज़ वाले को ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आपका कमीशन वो वाला था एक्सपोर्टर वाला, तो वो वहां पर आ जाएगा, FOB में ऐड हो जाएगा और उससे एडजस्टेड FOB बन जाएगा, ठीक है। और ये डॉलर्स में ही चलता रहेगा, जो भी है डॉलर यूरो जो भी फॉरेन कंट्री का है उसी में ये पूरा क्वेश्चन चलता रहेगा। और लास्ट में आपका जब CIF वैल्यू निकलेगी फिर हम चेंज कर देंगे रुपीज़ में, ठीक है। ये सिंपल था। अच्छा, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो CBIC की आपको लेनी होती है, वहाँ दे रखी होगी RBI की रेट, CBIC की रेट, तो आपको CBIC की रेट लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये याद रखना। और ड्यूटी को अपना नियरेस्ट टू रुपी में राउंड ऑफ कर देते हैं, या तो लोएस्ट या अपर वाला, ठीक है। अच्छा, ये एक बार पढ़ लो, वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड नॉट इंक्लूड, पोर्ट के बाद के खर्चे इंक्लूड नहीं होते। कौन कौन से खर्चे होते हैं, वो ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 4 कंडीशन, ये रिलायबिलिटी, ये भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसको पॉज करके पढ़ लेना, ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है।
ठीक है, इसको पढ़ लेना। और ये कंप्यूटेड वैल्यू एक मैंने बता रखा है, मैं इसको अभी समझाऊंगा, ये भी एक बार पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। इसके बाद इसको करते हैं ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आंसर इसके करते कैसे हैं। देखो भैया, अब ध्यान से सुनना, अब मेन चीज़ है, क्योंकि अब तक जो भी था वो तो था टॉपिक। अब इसमें क्या कर रखा है, टीचर्स ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं कि कंप्यूटेड वैल्यू, ये एडिशनल वैल्यू, ये वैल्यू, वो वैल्यू, ऐसे आए तो ऐसे करना है, ऐसे आए तो ऐसे करना है। तो भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम समझ के चलेंगे। पहले ले रहा हूँ मैं वेसल का केस, क्योंकि वेसल का केस सबसे ईजी होता है। सबसे पहले लेंगे वेसल का केस। वेसल मतलब ये अच्छा बनाया है गैस मैंने, ठीक है। शिप है ये मेरी, नहीं समझ आए तो बेवकूफ़ हो। चलो वेसल का केस लेते हैं। देखो वेसल का केस, वैसे तुम समझदार हो सारे, बेवकूफ़ तो मैं हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो वेसल के केस में देखो हम लेते हैं, हम सबसे पहले हमारा क्या आता है, देखो जो भी हमारे खर्चे आएंगे एक्सपोर्टर के, जो भी खर्चे आएंगे, हमने प्राइस कितना उसको पे किया, प्राइस कितना पे किया, उसके बाद हमें एक्सपोर्टर की कमीशन, जो भी एक्सपोर्टर के एजेंट है उसकी कमीशन हमारी आ जाएगी, कमीशन यहाँ आ जाएगी। प्राइस हमने जितना भी पे किया, जो जो भी है हमारे, उसके बनाने की कॉस्ट, उसके ट्रक के फ्रेट की कॉस्ट, वहाँ तक पोर्ट के ड्यूज़, उसके वहाँ तक, तो इसको बोलते हैं हम एफओबी। तो एफओबी आ जाएगा हमारा, एक्सपोर्टर की कमीशन आ जाएगी, ये बन जाएगा हमारा एडजस्टेड एफओबी। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, एडजस्टेड एफओबी। इसके बाद हमारा इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा, या तो हमारा एक्चुअल दे रखा होगा तो हम ऐड कर देंगे सीधा सीधा, अगर एक्चुअल नहीं दे रखा होगा तो हम 20% किसका ले लेंगे, ये एडजस्टेड एफओबी का, तो हम यहाँ ले लेंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ले लेंगे, अगर एक्चुअल दे रखा है तो उसको ऐड कर देंगे, अगर नहीं दे रखा है तो हम इसका एडजस्टेड एफओबी का 1.125% ले लेंगे, ले लिया। इसके बाद ये हमारा बन जाता है CIF वैल्यू, ठीक है, तो ये भी अभी डॉलर्स में ही है। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज में। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था हमारा, याद है आपको, पहली बिल ऑफ एंट्री की डेट, तो उसमें हम चेंज करके इसको रुपीज़ में ले आएंगे, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, वो ये एक्सपोर्टर एजेंट याद रखना, एक्सपोर्टर एजेंट की कमीशन यहाँ आती है, फिर एडजस्टेड एफओबी बनता है। अगर कोई लोकल एजेंट को पे कर रही होती तो वो यहाँ नीचे आ जाती, फिर CIF आता तो यहाँ नीचे आ जाती, वो याद रखना बस। पेपर के केस में 1-2 केस आपको मिलेंगे ऐसे, क्वेश्चंस करो। देखो मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, आपको ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद मैं ये बताना चाहता था, अगर ओन कमीशन है, खुद के एजेंट को दे रहे हो, या बाइंग कमीशन है, तो वो तो आती ही नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। लिख देता हूँ यहाँ, ओन एजेंट कमीशन या फिर बाइंग कमीशन, ये आपके पे क्वेश्चन के पार्ट ही नहीं बनते, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के पार्ट नहीं बनेंगे। तो वेसल का केस इतना सिंपल होता है और ये इजीली आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको यहाँ पर निकालना होता है BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी क्या आएगी, ताज़ा रेट, मतलब आपका जो भी बिल ऑफ एंट्री है या फिर एंट्री इंटरवर्ड है, विच एवर इज लेटर, वो वाली डेट आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो मान लो यहाँ पर है 10%, मान लो यहाँ था 100, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। इसमें आपको स्वच्छ भारत सेस जो भी है वो 10% ऐड करना पड़ेगा, इसका 10% मतलब यहाँ आ गया 1, तो ये हो गई 11 रुपये। फिर आएगा आपका IGST, ठीक है, फिर उसको ऐड करना रह जाएगा। IGST कैसे ऐड करेंगे, ये 100 रुपये प्लस 1 रुपये, सॉरी ये 100 रुपये प्लस ये 11 रुपये, तो ये हो गया 111। इस पूरे टोटल पे आएगा IGST, मान लो लेट से यहाँ आ गया 19 रुपये, तो ये हो गया 120 रुपये, ठीक है। अब आपकी निकलेगी यहाँ पर टोटल ड्यूटी। टोटल ड्यूटी जो आपकी होगी वो होगी आपकी, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 रुपये, फिर ये स्वच्छ भारत सेस 1 रुपये, जो भी आपका सेस होता है एक बार देख लेना, चेक कर लेना यहाँ पर, और IGST 19 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका 30 रुपये की टोटल ड्यूटी। तो इस तरह आपको वेसल का केस करना होगा, ठीक है। अब एयर का केस देख लेते हैं दोस्तों। एयर मतलब एरोप्लेन, सही बनाया एरोप्लेन मैंने, अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। पहले इसमें आते हैं FOB, मैं इसके 2 केसेस बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले इसमें आता है FOB, वही सारे खर्चे, ठीक है। एक्सपोर्टर का, एजेंट का वो खर्चा, एक्सपोर्टर की मतलब जो एजेंट का खर्चा है, कमीशन है वो। फिर आ जाता है एडजस्टेड FOB,
इसमें आता है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, और जो भी मैंने आपको वो इंक्लूड करने के लिए बोले थे डीमरेज चार्जेस, वो खुद देख लेना, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन में पढ़ाए थे आपको पहले से एडजस्टमेंट्स बताई थी, वो अच्छे से देख लेना कि डीमरेज चार्जेस ऐड हो जाते हैं, क्या क्या वेटिंग चार्जेस शिप के, वो देख लेना शिप वाले केस में, ठीक है। हम तो एयर पढ़ रहे हैं भैया। तो ये आ गया, तो ये आ जाता है आपका CIF और ये निकल जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में अगर आपका एक्चुअल दे रखा है, लेट से यहाँ पर 100 है, एक्चुअल आपने 30 दे दिया, लेकिन हम तो बस 20% तक ही लेंगे, ऐसा शिप में नहीं होता है, शिप में पूरा एक्चुअल ले लेते। अगर ये दे ही नहीं रखा होता तो हम यहाँ सीधा फिर भी 20 ही लेते, 20% तो लेना ही होता है, और यहाँ पर 1.125% लेते अगर नहीं दे रखा तो। अगर यहाँ दे रखा है कुछ भी तो कुछ भी ले लेते, ठीक है। एयर के केस में तो ले सकते हैं ना, एयर के केस में तो बस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एक लिमिट दे रखी है बस, और कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो पेपर का पार्ट कभी कभार बनता है, हमेशा नहीं बनेगा, कभी कभार बनेगा, वरना तो इजी क्वेश्चन ही आता है पेपर में। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल लगता है बच्चों को, मैं आपको वो भी आज सिखा देता हूँ। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, और ये एयर के केस में ही करेंगे ये लोग, तो मैं बता देता हूँ हुआ क्या। एक्सपोर्टर ने मान लो एक गुड बनाया, हम अपना केस लेते हैं, उसने एक गुड बनाया 100 रुपये का, यहाँ से उसने पोर्ट पे खर्चे किए पहुँचाने के उस गुड्स को, लेट से 10 रुपये, ठीक है। यहाँ पोर्ट पे खर्चे, यहाँ पोर्ट पे पहुँच गया तो यहाँ FOB वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई जो भी आ गई। फिर यहाँ पर ये इसने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट किया लेट से 5 का, और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस किया लेट से ये भी 5 का, ठीक है। यहाँ पर यहाँ CIF आ गई, ये हमारा केस था, ठीक है। अब देखो ये ट्रक के खर्चे हैं जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया इसने। नॉर्मली क्वेश्चन में FOB चार्जेस दे रखे होंगे, कई बार ऐसे भी दे रखे होंगे, तो अब क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे FOB कितना है। तो देखो हमारा जो भी प्राइस, जो भी गुड्स का प्राइस है, कॉस्ट है, कॉस्ट आई कितनी 100, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के ये खर्चे हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे, तो यहाँ से FOB आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा छोटा वाला ये जो है ये है 10 का, तो ये आ गया 110 का, ये हो गया FOB, एडजस्टेड FOB है ये, ठीक है। इसमें कमीशन वमीशन मान लो सब कुछ एडेड है, या दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में, तो ये है 110। यहाँ ट्रिक सुनना, ये तो मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना होगा, पेपर में इसको ऐसे करना होगा कि ये मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि कॉस्ट कितनी है 100, ध्यान से सुनना, कॉस्ट है 100, ये ट्रांसपोर्टेशन की कितनी हो गई, ये तो ये एडजस्टेड आ गया। इस पर अब हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐड करेंगे कितना, 20% तक, तो 20% ऑफ दिस अमाउंट निकलेगा 110, ठीक है। 20% ऑफ 110, मान लो ये दे रखा था 50 और ये दे रखा था 10, ठीक है। 20% ऑफ 110 तो कितना आता है, 20% ऑफ 110 ये आ जाएगा आपका 22 रुपये, तो 22 रुपये आ गया। तो हम यहाँ पर 22 रुपये ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसे भी तो हमने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मांगना है, इसको पहले से ही ऐड नहीं कर देंगे, ये तो हमारी रफ कैलकुलेशन है, ठीक है, कि हमारा ये एडजस्टेड FOB है, यहाँ तक आया एडजस्टेड FOB आया, इस पे हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी हो सकती है 22 रुपये की, क्योंकि 20% तक की लिमिट होती है, हमने दिए कितने थे 50। तो ये तो हमारी रफ कैलकुलेशन है कि ये निकालने के लिए कि भाई 20% अप टू 20% कितना आता है, 22 आता है, पता चल गया। तो कॉस्ट थी हमारी 100 की कॉस्ट थी, इसमें जितने भी एक्सपोर्टर का कमीशन लगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, या फिर कुछ और चार्जेस लगे वो भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं 10 और ये 60 हैं, ये 50 है, तो इसको हम 60 रुपये मानेंगे, उस 60 तक की लिमिट तक करेंगे। तो हमारा ये 22 आया था, तो 22 कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 10, तो ये हमारा ऐसे निकलेगा क्वेश्चन, समझ आया। ये हमारी रफ कैलकुलेशन है बस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट निकालने की। आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और उसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या कर रखा है, तो ये वीडियो तब देख लेना, मतलब ये वाला जो मैंने समझाया है ना अभी तक, तो देखो जो मैंने पहले समझाया था एयर के केस, वेसल के केस, वो समझ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपका कॉस्ट बहुत अजीब तरीके से ले रखी होगी, ये वाला केस जो आ जाएगा जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाला, ट्रक वाला, तो फिर आपको ऐसे करना है, बस ये चीज़ आपको समझनी थी। वेसल के केस में तो देखो कुछ होगा ही नहीं, जितना एक्चुअल आएगा उतना एक्चुअल आ जाएगा, लेकिन अगर मान लो वेसल के केस में ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे ही नहीं रखा होता तो आपका 20% तक लेना होता है, तब ये हमें करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, जिसमें लर्न करने के लायक कुछ नहीं है, बस समझने लायक है, समझो इसको और फिर करना, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा वैल्यूएशन चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई भी आपको डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को
व्हाट्सएप कर देना। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 9871349997। ठीक है, तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लेना किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है, वैल्यूएशन है स्पेशली, वरना मैं नंबर ऐसे देता नहीं हूँ। बट बस मैं इसके लिए दे रहा हूँ, वैल्यूएशन चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। बट मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।